नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दरअसल पाकिस्तान एक बहुत बहुत दिलचस्प मुल्क नजर आता है मुझे। मैं इस दौरान जब ये सब तनाव चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, इस दौरान मैंने कोशिश की वहाँ की कोशिश क्या मैंने वहाँ के जो पॉडकास्टर्स हैं उनको सुनने की कोशिश की जो जो सेम बातें करते हैं। एक तो अपने यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, और कुछ ऐसे पॉडकास्टर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से या कनाडा से या उन जगहों से पॉडकास्ट करते हैं, अपना चैनल चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे दो तीन चार वीडियो मैंने पिछले एक दो दिन के अंदर देखे जब से सीज फायर हुआ है। तो सीज फायर के बाद वहां जो सवाल उठने शुरू हुए हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, और मुझे लगता है कि इन इन सबको सुन के लगता है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं समाज के एक वर्ग में ये कुलबुलाहट है जो वो बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ये कुलबुलाहट है कि उनका देश हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी क्यों नहीं। उनमें ये कुलबुलाहट है ये समझने की कि उनके पूर्वज अरब से तो नहीं आए थे, उनके पूर्वज वही हैं जो हिंदुस्तान के पूर्वज हैं। उनको ये समझने की कुलबुलाहट है कि इस देश का बंटवारा क्यों हुआ। वो ये समझना चाहते हैं कि कश्मीर को लेकर के, जिसे जुगलर वेन कहा जाता है, जिसको गले की नस वहां के सेनाध्यक्ष बताते हैं, वो गले की नस है क्यों। और अगर वो गले की नस है और वो हिंदुस्तान के पास है तो पाकिस्तान जिंदा कैसे है। ये इस तरह के तमाम बहुत ही रोचक दिलचस्प सवाल मैंने सुने, और उनको सुनते समय बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में भी आए अपने देश को लेकर, अपने देश को लेकर के। कई लोग जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सबका स्वागत कर लूं। ट्रेविस साहब तो लाइव शुरू होने से पहले से जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक बड़ा मजेदार कमेंट किया है, मजा आ रहा है, ऐसे कौन बेइज्जती करता है, भारत ऐसा कब से बन गया, अब आपका न्यूयॉर्क टाइम्स CNN भी मान गया कि भारत पाकिस्तान को तबाह कर देता। मेरा CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, ये आप जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। किस बात का जवाब? हम कौन सा सवाल खड़ा कर रहे थे? हम तो जो चीजें अखबारों में आ रही हैं उनको लेकर के, अपने देश में जो चीजें अखबारों में आ रही हैं, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स पे आ रही हैं, वो तो क्या आ रहा था? वो तो ये आ रहा था कि आसिम मुनीर को पकड़ लिया गया है, नया ये बना दिया गया है, कराची पर कब्जा हो गया, लाहौर में ये हो गया, इस्लामाबाद ये हो गया। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। जो जो खबरें हैं उन खबरों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। ट्रेविस कह रहे हैं न्यूक्लियर वाली बात भी अब सच लग रहा है। आज मैं सुन रहा था CNN का, वो लोग बोल रहे हैं कुछ जरूर हुआ है तभी भारत ने सीज फायर किया है। तो ये बातें तो मैं कह ही रहा हूं कि इस तरह की चीजें। खैर एनीवे, रितेश P74 भी जुड़ गए हैं, इनको नमस्कार। मुकेश पांचाल, राम राम जी। चुलबुल पांडे जी नमस्कार। तो और ढेर सारे लोग जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान में एक 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 ऐसा पॉडकास्ट मैंने देखा, जैसे जैसे तीन चार देखे, उसमें एक का जिक्र कर रहा हूं जिसमें एक दो तीन बातें कही गई पाकिस्तान को लेकर के। एक तो एक पॉडकास्ट में कहा गया पाकिस्तान 25 एक ये कहा गया कि 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। तो जो जो एक बात ये कही गई कि 25 करोड़ की जो आबादी है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग बाटा के 7 नंबर के जूते हैं।
ये बात क्यों कही गई? एक बात ये। दूसरी बात, एक एक जगह मैंने सुनी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो शायद पाकिस्तान का एरिया 7,96,000 वर्ग किलोमीटर है। तो उन्होंने कहा कि जो 25 करोड़ लोग 7,96,000 वर्ग किलोमीटर की खुली जेल में बंद हैं। तो ये चीजें, इसके अलावा लोग इसको भी मतलब एक ये जो खुली जेलों में बंद हैं और जो बात हुई, इसमें एक और बात आई सामने जिसमें ये याद किया गया कि जब महात्मा गांधी अनशन कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ न्याय हो और उनके जो पैसे हैं वो पैसे लौटा दिए जाए या दे दिए जाएं, लौटा नहीं मतलब दे दिए जाएं पार्टीशन के समय, और उसी के बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई। तो उसको याद कर रहे थे कि महात्मा गांधी की हत्या देखिए इसलिए हुई क्योंकि महात्मा गांधी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान का जो पैसा है वो पैसा उसको मिलना चाहिए, इसके लिए वो उपवास कर रहे थे, और इसमें नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। और फिर कहा, जब ये खबर आई तो कायदे आजम, जो पाकिस्तान के कायदे आजम है, कायदे आजम जिन्ना ने झंडा झुकवाया, पाकिस्तान का झंडा झुका रहा। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही, वो इंपॉर्टेंट, मैं उसे शेयर करना चाहता हूं कि कायदे आजम ने, मतलब जिन्ना ने, अयूब खान जो बाद में वहां के फौजी शासक हुए, जब मार्शल लॉ लगा बाद में, तो अयूब खान वहां के फौजी शासक थे, और अयूब खान दरअसल 65 की लड़ाई में अयूब खान ही वहां के शासक थे। तो जिन्ना ने अयूब खान के बारे में कहा था कि इससे होशियार रहना, मुझे इस फौजी अफसर के इरादे नेक नहीं लगते। अब इसके बाद उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, उस पॉडकास्ट में एक सवाल खड़ा किया गया कि जिन्ना जब बीमार हुए थे, जिन्ना जिस एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाए जा रहे थे, उस एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया था। ये बात इसमें कही गई और ये कहा गया कि उनकी एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म हुआ या किया गया, और इसके बाद ये कहा गया कि तब से पाकिस्तान की एम्बुलेंस में मिलिट्री पेट्रोल खत्म कर रही है। तब से पाकिस्तान की एम्बुलेंस में मिलिट्री पेट्रोल खत्म कर रही है। यानी पाकिस्तान जिस रास्ते पर चल पड़ा, जिस रास्ते पर चला है, अब वो मरणासन्न है। कब उसकी एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो जाएगा जो फौज कर रही है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है। एक और बात इसमें ये कही गई कि जो लोग बात कर रहे थे वो बहुत ही, वो दरअसल आप हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं उन चीजों को। उन्होंने कहा, जब आप कोई सैनिटी की आवाज उठाते हैं तो पहला नुकसान दोस्तों और करीबियों से नाता टूटने का होता है। ये नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे जो आपके बहुत खास दोस्त रहे होते हैं, वो पॉपुलर जो सेंटिमेंट होता है, उस सेंटिमेंट में आकर के वो करते क्या है, वो पॉपुलर बयान को कबूल करते हैं, और आपकी बात सुनकर के उनको लगता है, जैसा एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि ये देशद्रोह की बात है, कि मैं तो इस देश का हूं, इस देश के लिए बात करता हूं, इस देश के लिए लड़ूंगा। तो उन जो पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसमें उनका कहना था, उन लोगों का कहना था कि भाई सबसे बड़ा खतरा ये होता है जब आप सैनिटी की बात करते हैं कि आपके जो दोस्त यार हैं, आपके जो करीबी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो दूर हो जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर सेंटिमेंट में, पॉपुलर बयान जो चल रहे होते हैं उनमें भरोसा करते हैं, और उनको लगता है कि आप तो देशद्रोह की बात कर रहे हैं। ये वाकई ये यहां भी आप बात करिए कि अगर आप लॉजिक की बात करिए, अगर आप कोई सवाल खड़ा करिए, डेमोक्रेसी में सवाल खड़े होने चाहिए, आप सवाल खड़े करिए तो ये तुरंत आप पर तमगा लगा दिया जाता है कि ये व्यक्ति देशद्रोही है। एक बात और कही गई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी हम अपने यहाँ के अगर माहौल में देखें तो, जैसे
एक बात ये कही गई कि एक जगह पे कही गई थी ये बात कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि आसिम मुनीर से सवाल पूछना देश का विरोध करना है। ऐसा कैसे हो गया कि आप आसिम मुनीर की नीतियों पर सवाल उठाएं तो वो देश का, मुल्क का विरोध हो गया। ऐसा कैसे हो गया कि आप अगर कोई सैनिटी की बात करें, अगर आपका देश में कुछ गड़बड़ हो रहा है उस पर सवाल उठाएं तो ये देश का विरोध कैसे हो गया। लोगों ने ये सवाल उठाए कि मुरीदके में जो आतंकवादी मारे गए, जो एक एक नाम भी जो आया भी, जिसमें बहुत सारे आपने फोटो देखा होगा कि उसमें मिलिट्री के लोग, पॉलिटिकल लोग, पुलिस के लोग, वो सब मौजूद थे। तो इनका कहना कि भाई जब आप वहां पर मुरीदके में, भाई हिंदुस्तान यही तो कह रहा है कि आतंकवादी आपके यहाँ हैं और आतंकवादी हैं, उसने आतंकवादी जगहों पर हमला किया और उसके बाद जो एक रऊफ नाम का आतंकवादी था, उसका क्या नाम था, रऊफ, इस तरह का एक था ना, एक रऊफ नाम का आतंकवादी था जो मारा गया था। जब उसका जनाजा था तो उसमें ढेर सारे लोग मौजूद थे, उसमें ढेर सारे लोग मौजूद थे। तो ये कैसे हो सकता है कि आप, और फिर आप ये कहें कि नहीं साहब हम तो इनका पक्ष लेंगे, इनके साथ खड़े होंगे, और हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। तो हिंदुस्तान झूठ कैसे बोल रहा है? अब्दुल रऊफ को जो सम्मान दिया, दुनिया को पैगाम दिया कि हम इन स्ट्रेटजिक, ये हमारे स्ट्रेटजिक असेट्स हैं, हम इनकी पुष्टपनाही से पीछे नहीं हटेंगे। वाकई यही पैगाम था, यही पैगाम था। और एक तरफ, और एक और सवाल, कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, बड़े रोचक, मुझे लगा कि इस तरह की बात पाकिस्तान में कैसे हो सकती है, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे यूट्यूब, ऐसे पॉडकास्ट कैसे अलाउ हो सकते हैं। लेकिन हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं। बड़े सवाल थे। ये सवाल था कि भाई आप ये बताओ, अपने अपने देश से सवाल था, अपने देश के लोगों से सवाल था। उनका सवाल ये था कि ये बताओ कि जो जो जंग क्यों हुई, ये वाली जो जो मतलब 4 दिन का टेंशन हुआ, उसको लेकर के ये बताओ जंग क्यों हुई, क्यों ये टेंशन हुआ। और पहलगाम की बात हुई, उन्होंने कहा बॉम्बे में जब हुआ था, मुंबई पर हमला हुआ था, मुंबई पर हमले के बाद हाफिज सईद का भाई, उसने पीओके में एक बड़ा जलसा किया कि एक सफलता को जश्न मनाने के लिए एक बड़ा जलसा किया। उस जलसे को आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? और उस जलसे को अगर आप सही ठहराते हैं तो फिर इसका मतलब हमारा देश जो है वो एक पर्टिकुलर, एक 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 कुछ लोग हैं जो एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, उस नैरेटिव से उनका धंधा पानी चलता है और उस नैरेटिव में पूरा देश फंसा हुआ है। और जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि एक तो फंसा हुआ है और बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। जैसे उन्होंने नाम लिया आसमा जहांगीर का, आपने भी नाम सुना होगा। आसमा जहांगीर बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रही, जो बहुत खुल करके बोलती रही। लेकिन इस बार आसमा जहांगीर का आपने शायद महीनों सालों से नाम ही नहीं सुना हो। तो आसमा जहांगीर की चुप्पी, आसमा जहांगीर की चुप्पी पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इसका लाउड स्पीकर है एक तरह से। ये बात, ये सवाल दरअसल अगर खड़ा किया जाए कि भाई आसमा जहांगीर कहाँ है, बोल क्यों नहीं रही है, वो तो बहुत हिम्मती महिला है।
तो इसका जवाब इस चीज में पाया जा सकता है कि एक वहां के एक जर्नलिस्ट थे, हैं अहमद नूरानी, उनके भाई को रात के 2 बजे घर से फौज ने उठा लिया था क्योंकि वो इस तरह की बातें करते थे। तो जो सेन वॉइसेज पाकिस्तान में जो रही हैं, वो सेन वॉइसेज चुप हैं, डरी हुई हैं, जिसमें आसमा जहांगीर या तो डरी हुई हैं या उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। जैसे नजम सेठी का मैं उस दिन करण थापर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसके बाद भी दोबारा भी इंटरव्यू हुआ एक और, दोनों में मैं जिस नजम सेठी को जानता था, जिनको मैंने पढ़ा था, वो नजम सेठी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो नजम सेठी तो वॉरमॉन्गर नजम सेठी दिखाई दे रहे थे, वो आसिम मुनीर के भक्त दिखाई दे रहे थे, वो बिल्कुल गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है सब अच्छा कर रही है, और भारत जो कुछ कह रहा है, जो कर रहा है, वो सब गलत कर रहा है। ये वही नजम सेठी हैं जिन नजम सेठी ने पाकिस्तान की सरकारों के खिलाफ, जियाउल हक के खिलाफ भी जबरदस्त तरीके से जर्नलिज्म किया है, मुशर्रफ के खिलाफ वहां की सब जबरदस्त तरीके से। और फ्राइडे टाइम्स जो उनका अखबार रहा है, वो अखबार एक समय में पाकिस्तान में जो आप ये कहें कि जो सेन वॉइसेस थी, उन वॉइसेस का प्लेटफॉर्म माना जाता था, उन वॉइसेस का प्लेटफॉर्म माना जाता था। और आज वही ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे अपने यहां बहुत सारे लोगों को देखिए, आप बहुत सारे लोगों को देखिए कि जो लोग पिछले 10 साल में किस तरह से बदल गए। एक जैसे और बात आई जो मैंने सोचा कि हमारे यहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस जंग ने, इस जो 22 तारीख के बाद से जो टेंशन खड़ा हुआ और जिस तरह से दोनों फौजें आमने सामने आ गई, आमने सामने इन द सेंस कि एयरफोर्स तो कम से कम आमने सामने आई, एक दूसरे के ठिकानों पर अटैक किए, एक दूसरों के शहरों पर अटैक किए, जवाबी, जैसे भारत ने जो पहले एक पहलगाम के जो आतंकवादी थे, उनके जो आकाओं के ठिकाने थे, उनको जब निशाना बनाया, उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, तो उसके जवाब में फिर हुआ। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, समझ में आई कि इस वहां के लोगों को जो सेन वॉइसेज है, जो थोड़ा इस तरह सोचते हैं, उनको ये लग रहा कि बहुत सारे लोगों की इस दौरान कलई खुल गई। जो बड़े प्रगतिशील बनते थे, बड़े सोशलिस्ट बनते थे, बड़े जो है वो सेकुलर बातें करते थे और भारत पे सवाल खड़ा करते थे कि भारत जो है वो सेकुलरिज्म की राह छोड़ रहा है और वहां हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चलने लगी है, वहां नरेंद्र मोदी बहुत ऐसा कर रहे हैं, वैसे तमाम तरह की बातें। लेकिन इन दिनों ने एक चीज बहुत साफ दिखा दी कि वो अंदर से कहीं ना कहीं इस्लामी कट्टरता उनके अंदर छुपी हुई है, जो खुल करके सामने आ गई। सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि जो देश खुद को इस्लामिक रिपब्लिक कहता हो, वो देश ये सवाल कैसे उठा सकता है कि भारत जो है सेकुलर राह छोड़ करके और हिंदुत्व की तरफ जा रहा है। उनका ऐसे में तो इस ऐसे देश को तो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने धर्म के आधार पर देश बनाया। दूसरा देश अगर धर्म की राह पर जा रहा है, वो अपने धर्म की राह पर जा रहा है, तो आप तो उसे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप भी उसी तरह से हैं। एंड बहुत जायज सवाल। एक बार एक सवाल और सामने आया जिसे समझने की वो हुई। एक तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल किसी ने दिया, ये जो एग्जाम्पल दिया, मैं नाम उनका क्या है, ओवैस साहब थे वो। उन्होंने कहा कि जैसे इसको लेकर के जो हुआ, पहलगाम को लेकर के, कहा जैसे अगर हिजाब के अंदर एक मुस्लिम खातून वॉलमार्ट या मतलब किसी भी बड़े बिग डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं और जब वो वहां से निकल रही हो तो उनको धर लिया जाए कि चोरी करके सामान ले जा रही है, और बुर्का पहने हुए हैं, वो हिजाब के अंदर हैं,
और उसके अंदर उन्होंने कुछ सामान छिपा रखा है और उन्हें पकड़ लिया गया, सिक्योरिटी वाले ने पकड़ लिया और वो सामान निकाल दिया। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे वो खातून जो है वो शर्मिंदा तो हो नहीं रही इस बात पर कि उन्होंने चोरी की है और उनकी चोरी पकड़ी गई है, बल्कि वो इस बात पर रोना शुरू कर दे रही हैं कि आपने मेरे बदन को छूकर उसकी इंटीग्रिटी को पामाल कर दिया। अब ये जो एग्जांपल्स जबरदस्त है ये, और पता नहीं मैं मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो स्थितियां इस समय दिख रही हैं, जो चल रही हैं, भले उसमें बहुत सारी चीजें ऊपर से ना दिख रही हो। इमरान खान का जो मामला है, इमरान खान से हम सहमत असहमत हो सकते हैं, मैं इमरान खान की आइडियोलॉजी पर नहीं जा रहा, इमरान खान क्या क्या प्रोग्राम लेकर के चलते हैं उस पर नहीं जा रहा। इमरान इस बात पर जा रहा हूं कि लोगों को लगता है कि हमारा लीडर जिसको हम जिताना चाहते थे, जिसको हमने वोट किया था, उसको नहीं जीतने दिया गया। हमारा लीडर जेल में बंद है। और जो बात मैं कह रहा था अभी 1-2 दिन पहले कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वहां के, और बिलावल भुट्टो जो इन दोनों की मिली जुली सरकार है, राष्ट्रपति उनके पिताजी हैं बिलावल के, तो ये दोनों जो हैं मतलब सरकार और फौज, लोगों के बीच में इनकी विश्वसनीयता अब तक के इतिहास की सबसे न्यून स्तर पर है। लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। या तो वो वॉइसेज हैं जो फौज के साथ खड़ी हैं, जो इस्लामी कट्टरपन को बढ़ावा देती हैं, जो ये मानती हैं कि साहब जैसे ये आसिम मुनीर ने भाषण किया था कि मदीना के बाद दूसरा इस्लामी जो बना है वो पाकिस्तानी है, तो जो इस चीज को मानते हैं कि वो पाकिस्तानी है, वो वॉइसेस तो सुनाई देती, उनकी आवाज तो सुनाई देती हर जगह, अल्लाहू अकबर तो सुनाई देता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज तुर्की से कैसे आ गए, हमारे पूर्वज अरब से कैसे हो गए, हमारे पूर्वज तो हिंदू रहे होंगे, हमारे पूर्वज तो जो हिंदुस्तान के पूर्वज है वही हमारे पूर्वज है, ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के समाज में। मैं अभी कुछ दिन पहले 5-6-8 महीने पहले एक और 2-3 वीडियो मैंने देखे थे, उसमें इस बात पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि साहब ये बताइए कि आपके यहाँ जो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के जो ढेर सारे निशान हैं, प्रमाण हैं, वो उनको पाकिस्तान या उनको हमारी सरकार अपना माजी क्यों नहीं मानती कि हम वहीं से निकले। और तक्षशिला जो है, तक्षशिला हमारी यूनिवर्सिटी थी, इसे कहने में दिक्कत क्या है? इसे कहने में दिक्कत क्या है? ऐसे ही एक और पॉडकास्ट सुन रहा था जो कश्मीर को लेकर के था, कश्मीरी लोग थे और अपने यहां से भी सुशील पंडित नाम के एक कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट जो भी कहे आप उनको, वो भी थे। तो उसमें एक कश्मीरी प्रोफेसर, पता नहीं कहाँ, अमेरिका में कहीं प्रोफेसर होगा, वो इतनी वाहियात बातें कर रहा था कि साहब क्या हो गया 1339 में कश्मीर जबरदस्त तरीके से, 1339 से कुछ बताया उन्होंने, इसी दौरान बस कश्मीर में खुद मुख्तारी रही है। सुशील पंडित ने जबरदस्त तरीके से उसको, लेकिन और जो लोग थे वो लोग जबरदस्त इस बात को पूरी तरह से मानते थे कि कश्मीर को कैसे इसे इस्लामी उसको जोड़ दिया गया, जबकि कश्मीर का इससे कोई मतलब ही नहीं है। पूरी हिस्ट्री कैसे वहां की फौज ने काम किया 47 में, किस तरह से कश्मीर को बांटा गया, किस तरह से चीजें हुई, कैसे लोग समझ रहे थे कश्मीर में हम क्या करेंगे जाकर के। महाराजा को किस तरह, जब स्टैंड स्टिल समझौता था तो वहां ये क्यों भेजे गए, मुजाहिद क्यों भेजे गए, और वो फौज के लोग थे। उसने, एक आदमी ने बताया कि भाई ये लोग जो फौज के लोग मुजाहिद के तौर पर जिन्होंने इसकी तौर पर भेज दिए थे, तो उसमें क्या हुआ कि चूंकि
भाई 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त 1947 में दोनों फौजें एक थी, तो उसमें कुछ लोगों ने सामने वालों को पहचान लिया और उससे भांडा फूटा कि भाई ये जो है ये मुजाहिद नहीं है, ये तो फौज के लोग हैं जो इस वेशभूषा में आ गए। ऐसी ऐसी ढेर सारी, और कश्मीर का क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए, तो वो भी एक बड़ा बहुत ही जो पाकिस्तान वाले कश्मीर से, मतलब जो गुलाम कश्मीर है, जो पीओके है, वहां से एक सज्जन थे जो वहां के रहने वाले थे, कहीं रहते बाहर थे, क्योंकि वो कह रहे थे वहां रह रहा होता तो मैं ये बात ही नहीं कर सकता। उन्होंने कहा यहाँ किया क्या गया है, पूरे पीओके में, पीओके इन द सेंस कि जो कोटली से लेकर के मुजफ्फराबाद और पूरा जो इलाका है और झेलम नदी नीचे आती है, तो ये जो इलाका है, इस पूरे इलाके में एक तरह से बाहर के लोग लाकर के बसा दिए गए, जिससे कि अगर कभी प्लेबिसाइट हो तो पाकिस्तान का पक्ष आ जाए। तो उनका कहना था अब ऐसी स्थिति में प्लेबिसाइट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और वो एक बात और कह रहे थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। वो बात ये कह रहे थे कि उस तरह से मैंने सोचा नहीं था, कश्मीर में मैं थोड़ा इंटरेस्ट रहता है मेरा, लेकिन उस तरह से नहीं सोचा। उनका कहना था कि 370 जो थी, वो 370 जैसे ये कहा जाता है कि साहब वो तो एक्सेशन जो हुआ था, वो ट्रीटी जो हुई थी, उस ट्रीटी में शामिल था कि ये तो बहुत साफ सी बात सुशील पंडित ने कही कि भाई ये 370 तो 1949 में आया, तो ये ट्रीटी में कैसे शामिल हो गया? तो ट्रीटी में कुछ भी शामिल नहीं था। ये बात सही है, ट्रीटी में कुछ नहीं शामिल था। लेकिन 370 का जो वहां का एक बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा जहां पाकिस्तान ने आज डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, पाकिस्तानियों को गिलगिट बाल्टिस्तान और इस पूरे इलाके में बसा करके, जिससे कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति बने तो पाकिस्तानी तो पाकिस्तान का साथ देगा, कश्मीरी हो सकता है कि ना दे साथ। तो ऐसे में लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान ने 370 और 35A लगा करके वहां की डेमोग्राफी नहीं बदलने दी। ये बात सुशील पंडित ने भी कही कि भाई हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ये किया कि इस तरह से प्रोटेक्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर में जो वहां के वासिंदे हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट है, वही रह सके। तो उसका ये निकल के आ रहा था कि भाई हिंदुस्तान ने तो चीजों को उन सैंक्टिटी बना के रखी, पाकिस्तान ने उसमें दगाबाजी की। तो इस तरह के डिस्कशन सुनकर थोड़ा लगा यार कि ये हम लोग फालतू में सोचते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की बायसेस नहीं है। हमें लगता है कि पाकिस्तान भी हम लोगों जैसा ही है, चूंकि हम लोगों से ही अलग हुआ है, तो हम लोगों जैसा ही है। और वहां दरअसल वहां की पॉलिटिक्स बहुत, हमारे यहाँ देखिए अंतर क्या रहा पाकिस्तान और हम में, जिन्ना तो तुरंत मर के चले गए, उसके बाद लियाकत, तो लियाकत का इंटरेस्ट क्या था? लियाकत का कोई कमिटमेंट था लोगों के प्रति? मुझे नहीं लगता। सत्ता, ताकत, और फिर वहां लगातार डिस्टेबलाइज रहा पाकिस्तान, फौज ने कब्जा कर लिया, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं, और इस तरह से वो फौज के उससे चलने लगा। हर समय खतरे की घंटी दिखाई जाती रही, हिंदुस्तान का डर, कश्मीर, ये वो सारी चीजें। और वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज कभी ढंग से हुई नहीं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्या हुई, हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उस लीडरशिप ने डेमोक्रेसी को विद स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट जिसे कहते हैं, उसे लागू किया, संविधान को लागू। संविधान डेमोक्रेटिक सोसाइटी का डॉक्यूमेंट है, या आप कहें वो संहिता है, कोड है, एक 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 विकासोन्मुखी, एक प्रगतिशील समाज का, समाज को चलाने का एक कोड है वो संविधान, कि उसकी वैल्यूज क्या है और किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे चलेगा, कैसे कौन कौन से कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें, देश कैसे चलेगा, इसका वो कोड है। वो कोड बना और उसे लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया गया। और इसके अलावा जो हमारे लीडर्स उस समय के थे, उन लीडर्स ने
उन लीडर्स ने देश को एजुकेट किया कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस क्या होती हैं। और वो लीडर्स दरअसल उनका जब जब आजादी आई थी, आजादी में उनका इतना बड़ा रोल था कि वो जो कुछ बोलते उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। इस देश में इस तरह का प्रभाव था। नेहरू जब नहीं रहे थे तो दिल्ली छोड़ दीजिए, पूरे देश में बहुत सारे लोगों के यहाँ खाना नहीं बना था। तो ऐसे लीडर्स जो थे, जो एजुकेट करने की, भाई तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। आप नेहरू के कभी भाषण सुनिए, इवन पटेल तो बहुत दिन तक रहे नहीं, लेकिन पटेल के भी भाषण सुनिए, एजुकेट करने वाले भाषण होते थे कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं और ऐसा देश क्यों बनना चाहिए, और इसमें जो बुराइयां हैं उनको भी कि भाई ये बुरा क्यों है, वो भी बताते थे। इस तरह का नहीं, रिएक्शनरी चीजें नहीं थी कि हमें एक अपना देश बनाना है, जो देश ऐसा होना चाहिए और ऐसा क्यों होना चाहिए, ये भी बात करते थे। उसके चलते वो स्ट्रेंथ अब तक देश को डिराइव करती चली आई है। क्षरण हुआ, सब चीजें हुई, लेकिन जो अभी तक हम ये तो कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट इस देश में, जितना भी झंझावात आए, बहुत सारी चीज, इस समय भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि साहब अघोषित इमरजेंसी है, ये है वो है, लेकिन वो जो एक 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 जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ वो है, और उसके चलते हम आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो चीज नहीं हुई, और पाकिस्तान लगातार, जैसे उन्होंने कहा एम्बुलेंस के पेट्रोल खत्म करते जा रहे हैं, तो वो खत्म करना जो 48 में शुरू किया था, 47 48 में, वो अब बहुत कम पेट्रोल रह गया है। हर लिहाज से आप, समाज टूट रहा है पाकिस्तान का, इकोनॉमी देख ही रहे हैं बैठी हुई है, देश हर खित्ते में वहां पर विरोध प्रदर्शन है। आज तो बलूचिस्तान में एक गुट ने ये कह दिया, साहब बलूचिस्तान हमारा अलग आजाद हो गया, और वो चिट्ठी लिख दी भारत सरकार को, कई राज्यों देशों को चिट्ठी लिख दी है कि साहब हमें रिकॉग्नाइज करिए, हम तो अलग हो गए पाकिस्तान से। ये सब गिलगित बाल्टिस्तान में भी यही चल रहा है। आजाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम लोग गुलाम कश्मीर कहते हैं, पीओके कहते हैं, उस पीओके में जो कश्मीरी है, वो कश्मीरी जब इधर के कश्मीर की तरफ देखता है, उसके पास खबरें पहुंचती हैं, तो उसे लगता है अरे हम कहां पड़े हुए, हम कहां पड़े हुए। तो ये ढेर सारी चीजें वहां पर बात चल रही हैं, और इससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मतलब ये जो चेंज का जो प्रोसेस होती है, ये बहुत तेज तो तब होती जब रेवोल्यूशन आ जाए, मतलब जो एक स्वाभाविक चेंज प्रक्रिया होती है बदलाव की, वो एकदम से बहुत तेज हो जाए, वो उसे ही रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रेवोल्यूशन आ जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए कि एकदम से, तब अलग बात है, अदरवाइज स्लोली चीजें तो बदल रही हैं, ऐसा मुझे लगा। देखिए क्या होता है, किस तरह से चीजें आती हैं। और चूंकि एक चीज और लगी मुझे, एक ने कहा कि एक दिक्कत ये है, जैसे कुछ लोग तो कई वीडियोस में लोग मोदी साहब को डिफेंड करते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जो है वो तो नवाज शरीफ से मिलने आ गए थे, तो इसका मतलब उनकी गलती नहीं है, वो तो चाहते थे ठीक चले। एक बात ये, दूसरी बात ये भी लोग कहते हैं कि भाई आप अपने यहाँ ऐसी पॉलिटिक्स करोगे और वहां कहोगे कि साहब मोदी आ गए, तो वो एक सवाल करते हैं कि जब आपने संसद पे हमला कराया तब तो मोदी नहीं थे, जब करगिल किया तब तो मोदी नहीं थे, वहां की होम मिनिस्टर की बेटी अगवा की गई तब मोदी नहीं थे, कश्मीरी पंडितों को भगाया वहां से तब तो मोदी नहीं थे। तो ये कहना कि मोदी आ गए और मोदी की वजह से सब चीजें होने लगी और इसलिए हिंदुस्तान, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जब मुंबई में हमला कराया तब तो मोदी नहीं थे, उन्होंने कहा हाफिज सईद और ये मौलाना अजहर
ये आप इनको इनको क्यों पाले हुए हो? और फिर एक सवाल और मजेदार, उसके बाद बात खत्म करता हूं मैं। एक सवाल ये मजेदार रहा कि एक ने पूछा, एक अपनी चिंता जाहिर की कि भाई अमेरिका तो यहां जब ओसामा बिन लादेन को तलाश के मार सकता है, जब उसने यहां पर ड्रोन से अमेरिका में पाकिस्तान में 450 ड्रोन यहां पर उतार दिए, हमला किया ड्रोन से, तो वो हाफिज सईद और इनको क्यों नहीं पकड़ता है, अजहर मसूद को क्यों नहीं पकड़ता है? और ये सवाल वाकई कि भाई क्यों नहीं पकड़ता है, आप भी सोचिए क्यों नहीं पकड़ता है अमेरिका। लश्कर तैयबा अगर जो है वो इंटरनेशनल उस पर ये आतंकी संगठन घोषित हो गया, तो फिर अमेरिका पाकिस्तान पर ये दबाव क्यों? वो ये दबाव बना सकता है कि लड़ाई बंद कर दो, वो ये कर सकता है कि ओसामा बिन लादेन को आके मार देंगे, वो ये कर सकता है कि आपके सारे एयरफोर्स स्टेशन तो सब जगह अमेरिकी रीच रहेगी, अमेरिका पहुंच सकता है, जा सकता है, तो वो आपके अजहर मसूद को क्यों नहीं मांग सकता है? और ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों नहीं मांग सकता है, क्यों नहीं उनको पकड़ सकता है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप भी तलाशिए, देखिए। चीजें वैसी नहीं है जैसी सब सब अपने अखबारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आती। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप भी लें। आप ऐसा करके अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हम अपना काम, ये काम और बेहतर तरीके से कर पाया करेंगे और मजबूती से कर पाया करेंगे। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद।